हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का वीडियो लेक्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं रहेगा। आज वीडियो लेक्चर में मैं कुछ आप लोगों से शेयर करने आया हूं, है ना। जो भी अपने जर्नी में मैंने जो सीखा है उसके बारे में आप लोगों से आज मैं शेयर करना चाहता हूं। तो आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा डिफरेंट है ना। ये इस वीडियो लेक्चर से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे हमेशा स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, पीजी कहाँ से किया है, कि सर आप कैसे कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाइड हैं, कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं सभी का कंक्लूड करने वाला हूं कि कैसे यहाँ तक मैंने पहुंचा है, मेरी जर्नी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसमें होता यह है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है इस जर्नी में उसको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि किस चीज़ों को मैंने फॉलो किया है, क्या चीज़ मैंने ध्यान में रखा था जो आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर को अन्यथा ना लें, ये सिर्फ एक मोटिवेशन वीडियो लेक्चर मैंने बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने लाइफ में उसको शायद आप उसको फॉलो करके आप भी सक्सेस हो सकते हैं। सबका अपना अपना ट्रिक होता है, अलग अलग तरीका होता है ना। पढ़ने का तरीका होता है सक्सेस होने का। तो मैं आज अपना जो भी जैसे भी करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंसेस है उसको मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। कि ये वीडियो लेक्चर सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस के बेस पे मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस किया हूँ उसको इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों तक पहुंचाने का ट्राई कर रहा हूं, शेयर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वीडियो लेक्चर में बना रहा हूं मोटिवेशन के लिए, जिसमें मैं अपने पूरे डिटेल बताऊंगा, है ना, कि कैसे मैंने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक एक स्टूडेंट है या फिर समझ लीजिए, है ना, वो क्या कर रहा है, पहाड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब अभी स्ट्रगल का टाइम है उसका। जब वो पढ़ रहा था तो क्या था, उसका स्ट्रगल का टाइम था। मेरा भी एक स्ट्रगल का टाइम था। उसके बाद जैसे जैसे मैंने मेहनत करते रहा टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी मेरा डिमांड था, जो भी उस टाइम पे जो भी डिमांड था, जो भी एग्जाम को क्वालिफाई करना था, मैं इसको क्वालिफाई करते गया। और एक दिन क्या हो जाता है, हम एक दिन सक्सेस हो जाते हैं। जब हम मेहनत या स्ट्रगल करते रहते हैं, मेहनत लगातार हम करते रहते हैं, तो एक दिन हम क्या हो जाते हैं, हम सफल हो जाते हैं। जैसे कि हम पहाड़ में अगर चढ़ना चाहेंगे तो धीरे धीरे ही चढ़ेंगे। फिर एक टाइम ऐसे आता है कि हम पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं और आसानी से हम उसको फिर क्रॉस कर सकते हैं, तो सक्सेस हमें मिल जाता है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि 100% सक्सेस किसी को भी नहीं मिलता। आज मैं यहाँ पर हूँ और बहुत सारे आप लोग आइडियल जिसको मानते होंगे, वो भी 100% सक्सेस किसी को भी नहीं मिलता, है ना। क्योंकि जैसे भी आप किसी एक स्टेप को आप पा जाते हो या एक मंजिल को पा जाते हो तो अगला अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाता है। जैसे आप आज की बात करें तो मेरा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में हूं मैं अभी, है ना, तो मेरे लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अभी ओपन हो गए हैं। तो हर इंसान सक्सेस 100% सक्सेस कोई नहीं होता। बस जहां तक आपको लगता है कि आपकी जो बेसिक नीड्स है, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम है, जो आपकी जरूरतें हैं, अगर वो पूरा आप कर पा रहे हो वही सक्सेस है ना। तो सक्सेस का सबका अपना अपना तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि आप आईएएस बन के ही सक्सेस होंगे या कोई बड़ा जॉब लेकर के सक्सेस होंगे। अगर आप नॉर्मल लेवल पे बिजनेस भी कर रहे हैं और उस लेवल पे भी आप अपना संतुष्टि हो सकता है आपको कि अपना बेसिक नीड्स जो है उसको आप अपने फुलफिल कर पा रहे हो, तो वो भी एक क्या है, एक सक्सेस है। ठीक है, तो सक्सेस का डायरेक्टली मैंने बता दिया यहाँ पर। तो एक सबका क्या होता है, एक स्ट्रगल टाइम होता है, उसके बाद ही हमें सक्सेस मिलती है। तो ये तो नॉर्मली हो गया ना। अब हम चलते हैं मेरा, देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, है ना। मेरा जो स्कूलिंग है 11 से सॉरी पहली से लेकर के 12वीं तक, जो बोलते हैं ना 1 to 12, मेरा क्या है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं भी, है ना। नॉर्मल छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। उसके बाद मैं जीजीयू गया, गुरु घोसीदास यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी कंप्लीट किया। ये भी हम समझेंगे कैसे मैं जीजीयू पहुंचा हूँ गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद एनआईटी राउरकेला, जो टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं इंडिया में, है ना, एनआईटी राउरकेला उनमें से एक है। वहां से मैंने क्या किया, अपना एमएससी किया है, मास्टर किया है। मास्टर डिग्री मैंने एनआईटी राउरकेला से कंप्लीट किया है। देन मैं एनआईटी रायपुर आ गया। एनआईटी रायपुर में मेरा पीएचडी चल रहा था। एनआईटी रायपुर से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद अभी मैं करंटली क्या हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं भी करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और डीके कॉलेज बलौदा बाजार में मेरा पोस्टिंग है। ठीक है, तो ये मेरा जर्नी है कि गवर्नमेंट स्कूल से कैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचा हूं। तो देख रहे हो आप, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी गया, एनआईटी राउरकेला में पढ़ा, एनआईटी रायपुर में पढ़ा। तो एक एक करके इसी को हम समझेंगे, मेरे जर्नी को, कि कैसे मैं एक एक करके यहां तक पहुंचते गया हूं, कौन कौन से एग्जाम मैंने क्वालिफाइड किए हैं, जिससे आपको भी आइडिया हो जाए कि कैसे आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या एग्जाम आपको देना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को बनाने का मैं पहले भी बोल दिया हूं, एक ही मोटिवेशन है कि एक मोटिवेशन के लिए बनाया जा रहा है। एक ही टारगेट है मेरा कि आप लोग समझें कि जर्नी में क्या क्या परेशानियां आएंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो मैं आज बताऊंगा आपको गवर्नमेंट स्कूल से हम कैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मेरा स्कूलिंग देख लेते हैं कि स्कूलिंग में कहाँ से किया हूँ, है ना। तो प्राइमरी स्कूल मेरा गाँव में ही हुआ था। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कोरबा डिस्ट्रिक्ट है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक मलगांव करके गाँव है ना। एक गाँव का नाम है मलगांव। वहां से मेरा क्या हुआ है, प्राइमरी स्कूल कंप्लीट हुआ, शासकीय प्राथमिक शाला मलगांव करके है।
वहाँ से मेरा प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद मिडिल और हायर सेकेंडरी के लिए मुझे 5 किलोमीटर दूर साइकिल चला करके जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे गांव में मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। तो मुझे क्या करना पड़ता था, 5 किलोमीटर साइकिल चला करके, एक हरदी बाजार करके जगह का नाम है ना, हरदी बाजार करके, आप देखेंगे कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ही है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट कटघोरा विधानसभा में आता है, ठीक। तो उसमें मिडिल मैंने 5 किलोमीटर चला करके साइकिल चला के जाता था। फिर वहाँ मेरा 6 to 8 हुआ और 9 to 12 मैंने वहाँ से पढ़ा है। अब मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जब मैं 9th में था तब से, है ना, क्योंकि मेनली अगर आप देखेंगे तो आपका जो मेन डिसीजन होता है वो 9th से स्टार्ट होता है कि आपको करना क्या चीज़ है। जब 9th 10th में हम पहुँच जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम साइंस में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे कि कॉमर्स में जाएंगे। तो उस टाइम मेरा भी था। तो जब मैं 9th क्लास में था तो मेरा एक सीनियर था जो अभी असिस्टेंट इंजीनियर है ना, CSB में। वो क्या हुआ, मेरा जो सीनियर है वो टॉप 10 में आता है। टॉप 10 आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो CG गवर्नमेंट से जो पढ़ते हैं ना, CGBSC, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो वो क्या करता है, हर साल टॉप 10 निकालता है। जो भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th और 12th में, टॉप 10 में जो आते हैं उनका क्या होता है, न्यूज़पेपर में उनका नाम छपता है और न्यूज़पेपर में उनका फोटो भी आता है। तो जो भी टॉप 10 में आते हैं उनका पेपर, न्यूज़पेपर में नाम और फोटो छपता है। तो मैंने भी देखा कि मेरा सीनियर था जस्ट 10th में, मैं जब 9th में था तो उसका भी नाम पेपर में छपा। कोरबा का जो समाचार था ना, न्यूज़पेपर था कोरबा डिस्ट्रिक्ट का। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी इतना मेहनत करूं और मुझे भी वो पेपर में नाम चाहिए, अपना न्यूज़पेपर में फोटो चाहिए। तो उसके लिए मैंने जब 10th में पहुंचा तो मैं मेहनत करना स्टार्ट किया। तो 10th में मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया और काफ़ी मेहनत किया था कि टॉप 10 में आने के लिए, बट टॉप 10 में तो नहीं आ सका मैं। तो उसमें हुआ क्या, मेरा 10th में परसेंटेज आ गया 92.83 परसेंटेज है मेरा 10th में। 92.83 परसेंटेज है 10th में। और 10th में मेरा मैथ्स में 100 में 100 है, मैथ्स में 100 में 100 है। ये पॉसिबल तभी हो पाया क्योंकि मेरा टारगेट था। मेरा टारगेट ये था कि मेरा नाम न्यूज़पेपर में आए, मेरा फोटो न्यूज़पेपर में आए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करता था, मेहनत करता था। 10th में बोर्ड एग्जाम था और अच्छे से मैंने मेहनत किया और पढ़ा, तो मेरा 92.83% आया और मैं 8 मार्क्स से चुका था उस टाइम टॉप 10 में आने से। तो ये 8 मार्क्स से चूक गया मैं टॉप 10 में आने से, बट उसका बेनिफिट्स मुझे क्या हुआ, पढ़ने का परसेंटेज मेरा हाई आया और मैथ्स में 100 में 100 आया। फिर उसके बाद 12th की बारी आती है ना। जब 12th में था, 12th में फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि इस बार टॉप 10 में मुझे आना है, इस बार टॉप 10 में मुझे आना है। बट इस बार भी मैं टॉप 10 में नहीं आ सका। वैसे मैं बता दूं कि मेरा 12th में जो था मैथ्स बैकग्राउंड से था मैं, है ना, जो मैथ्स लिया था मैं, तो PCM वाला था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला, ठीक है। तो 12th में भी टॉप 10 में नहीं आ सका मैं, उसमें भी 7 to 8 मार्क्स से मेरा फिर टॉप 10 में नाम आने से उसमें रह गया। तो इस बार भी मेरा नाम न्यूज़पेपर में नहीं आ पाया और ना ही उसमें फोटो आया, ठीक है, जो मेरा सपना था जिसके लिए मैं पढ़ता था उस टाइम, ठीक। तो बट हुआ ये कि 12th में भी परसेंट मेरा 92.60 आ गया। 12th में कितना परसेंट आ गया, 92.60। तो उसका बेनिफिट मुझे यहाँ पर भी मिला कि 12th के बेस पे मेरा 10th और 12th दोनों में परसेंटेज अपना हाई हो गया, क्योंकि कभी ना कभी ये काम आता है। ये हो गया मेरा। और जब मैं 12th में था तो एक चीज़ मेरा और टारगेट था। जब हम 12th में रहते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम करें क्या, है ना। 12th पास आउट होने के बाद हम किस फील्ड में जाएं। अगर मैं मैथ्स वाला हूं तो मेरे लिए डाउट था कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊं या फिर नॉर्मल प्लेन BSc करूं। तो मैं चाहता था इंजीनियर बनना, इंजीनियरिंग करना चाहता था। तो उस टाइम इंजीनियरिंग करने के लिए एक PET करके एग्जाम होता था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग करना होता था तो PET करके प्री इंजीनियरिंग टेस्ट करके एग्जाम होता था। उस एग्जाम के लिए मैंने पढ़ा, क्योंकि फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था मेरा फैमिली कि मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सके, है ना। प्राइवेट कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा होता था, 40,000 50,000। तो लगभग मुझे क्या करना था, मुझे इतना पढ़ के लाना था कि कहीं ना कहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो PET का एग्जाम देता हूँ मैं, PET एग्जाम दिया तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज जगदलपुर में हुआ। कहाँ हुआ, जगदलपुर में। तो गवर्नमेंट कॉलेज जगदलपुर, अब जान रहे हैं बस्तर, है ना। अभी तो बस्तर जाना आना जाना तो बढ़ गया है, बट उस टाइम ऐसा था कि 8-10 साल पहले की बात है, तो उतना बस्तर तरफ जाते नहीं थे हम लोग। तो जगदलपुर में गया नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज जो जगदलपुर था वो मैं नहीं गया, घर वाले नहीं भेजे। हमें चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, जो मिला नहीं। तो फिर इंजीनियरिंग करना भी मेरा सपना रह गया, ना टॉप 10 में भी नहीं आ सका मैं। फिर मैं डिसाइड किया कि अब क्या करें, है ना, 12th के बाद करना क्या चाहिए। तो मैं बता दूं उसी टाइम में कॉलेज में GGU का, जिसको अभी GGV बोले या फिर GGU बोले, है ना, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय, उसका एक एडमिशन का वैकेंसी आया था, मतलब एडमिशन निकला था, है ना, एप्लीकेशन भरा रहा था। तो मैं क्या किया, इंजीनियरिंग में जगदलपुर हुआ तो वहाँ तो गया नहीं। तो मैंने सोचा कि GGU का ही फॉर्म भर देते हैं, प्लेन BSc कर लेते हैं, क्योंकि घर में रहकर पढ़ना मुश्किल था, बाहर जाके मुझे पढ़ना था। तो GGU का फॉर्म भरा मैं, GGU का फॉर्म भरा तो वहाँ पे रिटर्न एग्जाम होता था गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का। उस एग्जाम को मैंने दिया। तो हुआ ये कि जब एग्जाम को देने से पहले, मान लो एग्जाम 1 वीक बाद है, तो 1 वीक मुझे पहले पता चलता है एग्जाम से कि पेपर इंग्लिश में आने वाला है। जबकि मैं हमेशा हिंदी मीडियम से पढ़ा था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बोर्ड का
बच्चा था मैं, है ना, 1 से लेकर के 12 तक मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ। तो मुझे पता चलता है 1 हफ्ता पहले कि घासीदास यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है, इंट्रेंस टेस्ट है, वो इंग्लिश में आने वाला है। तो मुझे लगा मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैं सरेंडर कर दिया, मान के चलो। सरेंडर मतलब मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, उतना ध्यान नहीं दे रहा था। फिर मेरे भैया हैं, है ना, उनके द्वारा बताया गया, उसके द्वारा हेल्प लिया मैं। तो उनका हम लोग क्या किए कि एक स्टूडेंट का जो सीजीबीएसई बोर्ड का, सॉरी सीबीएसई बोर्ड का, है ना, सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, तो सीबीएसई बोर्ड का मैं बुक लेके आया और उसको मैं जितने भी मेरा वर्ड था जो हिंदी में मैंने पढ़ा था 12 तक, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, वर्ड को कन्वर्ट कर दिया। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, बस वर्ड को कन्वर्ट कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं जड़त्व को, गति के नियम को लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, ऐसे करके मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो उस 1 वीक में मैंने क्या किया, पूरे वर्ड को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम किया। फिर मैं जीजीयू का एग्जाम में बैठा, जिसको जीजीवी वेट एग्जाम बोल रहे हैं, 2013 में। देखिए जीजीवी वेट एग्जाम, विश्वविद्यालय इंट्रेंस टेस्ट में मैंने बैठा, एग्जाम दिया मैथ्स ऑनर्स के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि जब रिजल्ट आया तो मेरा वहां पर रैंक फर्स्ट रैंक था। जीजीवी एग्जाम में मेरा रैंक कैसा है, फर्स्ट रैंक आया। जबकि इस एग्जाम में आपके डीपीएस वाले बच्चे भी बैठे थे, डीएवी के बच्चे बैठे थे, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे बैठे थे, इनका पूरा इंग्लिश मीडियम ही था। तो मैं फर्स्ट रैंक कैसे ला पाया? तो इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि मैंने पीटी जो एग्जाम है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए, मैंने जो इंजीनियरिंग के लिए जो पढ़ रहा था, जिसमें मैंने बेसिक्स को क्लियर कर लिया था, तो उसका बेनिफिट्स मुझे इस एग्जाम में मिला, क्योंकि बेसिक्स मेरा क्लियर हो चुका था जितना मैं कर पाया था, और इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार से मेरा जीजीवी वेट एग्जाम में भी फर्स्ट रैंक आया। तो इस प्रकार से मैंने किस में एडमिशन ले लिया, फिर प्लेन बीएससी में मैं आपका एडमिशन ले लिया, जो कि बीएससी ऑनर्स कहलाता है वहां पे, है ना, मैथ्स ऑनर्स करके। तो वहां पे मैंने एडमिशन ले लेता हूँ। अब इसके बाद मैं कहाँ पहुंच गया, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी पहुंच गया। यहाँ से 2013 से लेकर 16 तक मैं यहाँ पर बीएससी किया हूँ, बैचलर ऑफ साइंस किया। उसके बाद जब मैं 3rd ईयर में था, अब मैं एमएससी के बारे में बताता हूँ। जब मैं 3rd ईयर में था तो मुझे पता चलता है कि हम आईआईटीज या फिर एनआईटीज में, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के एमएससी कर सकते हैं। मतलब ये तो हो गया ग्रेजुएशन की बात, है ना। अब हमें एमएससी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है। तो मुझे लगा कि क्यों ना अब ऊपर इंस्टीट्यूट में जाया जाए, क्योंकि हम जितने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते जाती है, उतना ही हमारे पास रास्ते ओपन हो जाते हैं कि हम और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अलग अलग स्टेट्स के लोगों के साथ, स्टूडेंट लोगों के साथ रहेंगे तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अब आगे जाऊँ। तो इसका बारे में पता चलाता है आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में। अगर आईआईटी जैम एग्जाम हम क्लियर कर लेते हैं तो हमें कहाँ पहुँच जाएंगे, हम एनआईटीज या आईआईटीज में एमएससी करना पहुंच जाएंगे, ऐसा करें, ठीक है। तो होता यह है कि एक सीनियर थे हमारे भैया, है ना, वो क्या करते हैं, आईआईटी जेईई के एग्जाम निकाले फिजिक्स में, और उनको मिला था आईआईटी बॉम्बे। तो उनको हम लोग देखे पहले कि आईआईटी बॉम्बे में भी हम पढ़ सकते हैं, आईआईटी दिल्ली में भी पढ़ सकते हैं, और बहुत कम फीस था, 20-30 हज़ार का फीस में भी हम पढ़ सकते थे, है ना। तो हमें लगा क्यों ना हम मेहनत करें। तो हम सब दोस्त मिल करके, 8-6-7 लोग हम लोग थे, दोस्त लोग, हम एक साथ पढ़ते थे। तो सब मिल करके हम लोगों ने क्या किया, आईआईटी जेईई एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। जब हम बीएससी 3rd ईयर में थे, बीएससी 3rd ईयर में थे, तो ग्रुप स्टडी करते थे और क्लास में भी पढ़ते थे एनी टाइम, है ना। उसको हम लोगों ने एग्जाम दिया, और आईआईटी जेईई एग्जाम में भी मेरा रैंक कितना आया, 698 रैंक आया ऑल ओवर इंडिया। एआईआर इंडिया, मतलब इंडिया में कितना रैंक आया, 698 रैंक आया मेरा। अब 698 रैंक में मुझे तो लग रहा था कि मुझे आईआईटीज मिल जाएगा, बट आईआईटीज नहीं मिल पाया, क्योंकि आईआईटीज में थोड़ा रैंक और कम चाहिए, है ना, टॉप इंस्टीट्यूट। तो मुझे कहाँ मिल गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला। अगर राउरकेला का, एनआईटी राउरकेला के बारे में अगर देखेंगे तो ये भी एक टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया में, है ना। तो यहाँ मुझे एडमिशन मिल गया एमएससी के लिए। तो मैं एमएससी के लिए कहाँ चला गया, फिर एनआईटी राउरकेला से मैं अपना एमएससी कंप्लीट किया है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे जर्नी में जब मैं कॉलेज में ज्वाइन होता हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो एक स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको बोलते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप ये मुझे मिलता था। इंस्पायर स्कॉलरशिप एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भारत सरकार की है ना, संस्था है, उसके द्वारा दिया जाता है। जो बच्चा 12th में अच्छा परसेंटेज लाया रहता है, करीब करीब 85% से अगर ऊपर है किसी भी बच्चे का 12th में, तो वो इसमें सेलेक्ट हो जाता है। जो प्लेन बीएससी करता है उनके लिए, इंजीनियरिंग करोगे, मेडिकल करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या, प्लेन बीएससी मैंने किया है ना, मतलब बीएससी किया है मैंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से। तो मुझे बीएससी प्लस एमएससी में, बीएससी प्लस एमएससी में पर मंथ 5,000 रुपये मिलता था स्कॉलरशिप। कितना मिलता था, 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था। तो मुझे 3 लाख रुपए बीएससी प्लस एमएससी में टोटल स्कॉलरशिप मुझे मिला था। उसी पैसे से, उसी स्कॉलरशिप से मैंने अपना ग्रेजुएशन और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया है। तो कहने का सिंपल सा मोटिव यही है कि हम 12th में जो मेहनत किया था मैं टॉप 10 में आने के लिए, है ना, टॉप 10 में आ जाए, न्यूज़पेपर में मेरा नाम आ जाए, ये मेरा कहाँ आ गया, उससे परसेंटेज मेरा हाई हो गया। उस परसेंटेज हाई जो मुझे मिला कि 92-93% जो मेरा आया, उसका बेनिफिट मुझे कहाँ कहाँ मिला, इंस्पायर फेलोशिप में मिल गया। तो मुझे 5 साल
पर मंथ 5,000 रुपये मिलता था। इसके बारे में डिटेल में इंस्पायर स्कॉलरशिप होता क्या है, मेरे चैनल पे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसको भी आप देख सकते हो, इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या होता है, कैसे होता है ना। तो ये हो गया मेरा जर्नी आपका, जीजीयू से कहाँ पहुंच गया मैं, एनआईटी राउरकेला, मेरा एमएससी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात आती है कैरियर को लेकर के। मैंने अपना कॉलेज बैकग्राउंड बता दिया, स्टडी कहाँ कहाँ से किया है, अब आते हैं कैरियर को लेकर के। तो जब मैं एमएससी 4th सेम में था, एमएससी 4th सेमेस्टर में था, तब सेट का एग्जाम होता है। सेट मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, किसी कॉलेज में पढ़ाना है, तो आपको सेट या नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर सेट या नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखो, सेट नेट क्वालिफाइड होना है, उसके बाद सेपरेटली सीजीपीएससी एक अलग एग्जाम लेता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है सेट या नेट आप क्वालिफाइड होना चाहिए। जो सेट होता है वो स्टेट लेता है और नेट होता है जो सेंट्रल केंद्र भारत सरकार लेता है। ठीक है, तो होता यह है कि तो जब मैं एमएससी 4th सेमेस्टर में था तो सेट का वैकेंसी आ जाता है, सेट, तो मैं उसको एग्जाम को दिया 2017 में, है ना। 2017 में सेट का एग्जाम दिया और मैं उसी टाइम क्वालिफाइड हो गया। सीजी सेट भी मैं उस टाइम क्वालिफाइड हो गया था। तो ये हो गया मेरा सीजी सेट क्वालिफाइड हो गया। फिर 2019 में भी एक बार और मैं 2 बार क्वालिफाइड हूँ, तो सीजी सेट में 2 बार क्वालिफाइड था। अब देखिए, जब एमएससी 4th सेमेस्टर में था, मतलब एमएससी में कर ही रहा था कि मैं सेट क्वालिफाइड हो गया था, है ना, मतलब एलिजिबल हो गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा तो मैं उसमें डाल सकता हूँ, फॉर्म डाल सकता हूँ। ठीक, तो अब बात आती है एमएससी करने के बाद। तो एमएससी 2018 में मैं पास आउट होता हूँ, एमएससी 2018 में पास आउट हो गया एमएससी। फिर मुझे लगा मुझे सिविल सर्विस में जाना था। कहाँ जाना था, सिविल सर्विस में। तो सिविल सर्विस के लिए मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यूपीएससी सीजीपीएससी के लिए मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, उसके बाद होता यह है कि 2018 में, है ना, 2018 में मैं क्या किया हूँ, सीजीपीएससी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। 2019 जनवरी में क्या हो जाता है, वैकेंसी आ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आ जाता है। तो मुझे लगा कि मेरे पास स्टेट क्वालिफाइड था, तो मैं सोचा कि कहीं ना कहीं मैं अभी एक जॉब ले लेते हैं, है ना, क्योंकि करियर को लेकर एक रिस्क तो रहता ही है। सीजीपीएससी अगर यूपीएससी आप करने जाओ तो थोड़ा रिस्क रहता है। तो मुझे लगा कि स्टेट क्वालिफाइड है तो मैं एक जॉब ले लेता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता हूँ, देन मैं उसका प्रिपरेशन करूंगा। तो उसके बाद 2019 में मैंने फॉर्म डालता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर से मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो उसके बाद जून 2019 में नेट का एग्जाम होता है। जून 2019 में नेट का एग्जाम होता है, वो नेट एग्जाम भी मेरा क्वालिफाइड हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाइड हो जाता है, वो भी 91 रैंक के साथ, तो जिसमें मुझे जीआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है, आप कहीं भी पीएचडी करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बारे में डिटेल में अलग वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। बस ये समझिए कि मैं जब एपी के लिए पढ़ रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जून में क्या होता है, एग्जाम देता हूं 19 में, तो मेरा सेट नेट भी क्वालिफाइड हो जाता है। तो मैं सेट और नेट दोनों मेरा 2019 में क्वालिफाइड हो जाता है। बट उसके बाद कोविड आ जाता है ना, कोविड आने की वजह से कुछ दिन बाद कोविड आ जाता है, तो हमारा वैकेंसी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो तुरंत एग्जाम नहीं हो पाता, उसमें टाइम चला जाता है। तो उस 1-1.5 महीने में मैं जो भी सीजीपीएससी केमिस्ट्री पढ़ता रहा, और लगातार पढ़ते पढ़ते फिर अचानक क्या होता है, कोविड जब खत्म हो जाता है तो 2020 में देखोगे, 2020 के नवंबर में हमारा एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो एग्जाम जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लेना था सीजीपीएससी के द्वारा, उस एग्जाम को मैं देता हूं। एग्जाम जून में आता है, उसका रिजल्ट जून 2021 में। तो उसमें मैं बता दूं, केमिस्ट्री में मेरा सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में छत्तीसगढ़ में 2nd रैंक है। तो सोचिए, मैं 2019 से केमिस्ट्री पढ़ता था क्योंकि मुझे एक जॉब लेना था, एक जॉब करियर को लेकर के, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था कि आप कितनों भी साल पढ़ते रहो, उतना नहीं हो सकता, है ना। तो मुझे क्या करना था, एक जॉब तो लेना ही था। तो मैंने क्या किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फोकस होकर के पढ़ा था। तो उसका मुझे बेनिफिट्स ये मिला, है ना, उसका मुझे बेनिफिट्स ही मिला, रिजल्ट मिला, मानेंगे कि 2 जून जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी था जो 2019 का, जिसका रिजल्ट 2021 में आया है, 2021 में जिसका रिजल्ट आया, उसमें मेरा क्या हो गया, देखो उसमें क्या हो गया, 2nd रैंक था मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। किसमें, मैं केमिस्ट्री में 2nd रैंक था। और इसी के बेस पे आज मैं क्या हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं डीके कॉलेज में, बलौदा बाजार में। तो ये तो हो गया जर्नी। अब देखो, जब मैं एपी का एग्जाम देता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर का सीजीपीएससी का एग्जाम देता हूं, तो पता है आपको, कोई भी एग्जाम हम देते हैं तो 1 से 1.5 साल लग जाता है, उसका रिजल्ट आने में, ज्वाइनिंग होने में टाइम लगता है ना। तो उसी बीच मैंने क्या सोचा, अगर मेरा जेआरएफ था, नेट मैंने निकाला है विथ जेआरएफ के साथ, तो जेआरएफ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया था। पीएचडी मैं एनआईटी रायपुर से कर रहा था, एनआईटी रायपुर से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, है ना। तो एनआईटी रायपुर में पीएचडी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उस 1 से 1.5 साल में रिजल्ट मेरा, मुझे पता था कि एग्जाम तो दे दिया हूँ, चांसेस भी है एपी में होने का, बट रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा ना, 1-1.5 साल। उस बीच में मैं क्या किया, पीएचडी कर लिया। तो पीएचडी किया तो मुझे 36,000 पर मंथ मिलता था, क्योंकि मैंने नेट क्वालिफाइड किया था, और नेट क्वालिफाइड के साथ ही साथ जीआरएफ था।
तो आप नेट क्वालिफाइड करेंगे तो जो टॉप करते हैं उनको जेआरएफ का डिग्री दिया जाता है ना, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो मेरा देखिए सीजी सेट क्वालिफाइड 17 और 19 में 2 बार, उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाइड किया 2019 में जेआरएफ के साथ, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मेरा सेकंड रैंक है। तो ये एक जर्नी है कि हम लगातार हम पढ़ रहे हैं, है ना, हम धीरे धीरे करके एक एक चीज को समझते जा रहे हैं और टाइम के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा एग्जाम धीरे धीरे सभी एग्जाम आपका क्वालिफाइड होते जाएगा। तो ये रफली मैंने बता दिया अपने जर्नी के बारे में। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ड्रीम कम ट्रू, अब ड्रीम की बात करते हैं कि जो मैंने सपना देखा था 10th में कि मेरा न्यूज़पेपर में मेरा फोटो छपे और मेरा नाम आए न्यूज़पेपर में, तो ये मेरा सपना पूरा होता है जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में सीजीपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, एपी एग्जाम 2019 वाला जो रिजल्ट 2000 कितना था 21 में आया है, उसमें मैंने देखा कि मेरा रैंक सेकंड रैंक है, मैंने बताया अभी। तो उस टाइम मैं एनआईटी में क्या कर रहा था, पीएचडी कर रहा था। एनआईटी रायपुर में क्या कर रहा था, मैं पीएचडी कर रहा था, मैंने बताया है रिजल्ट आने तक क्या कर रहा था, मैं एनआईटी रायपुर में पीएचडी कर रहा था। तो एनआईटी रायपुर अपना ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पे मेरा नाम देखो यहाँ पर फोटो के साथ उन्होंने लिखवाया है कि एग्जामिनेशन विद रुपेश कुमार ओवरऑल रैंक 2। ये हो गया पेपर में अपने एनआईटी रायपुर क्या हुआ, इंजीनियरिंग में। देखो मेरा एक सपना भी था इंजीनियरिंग करने का कि अच्छे जगह से इंजीनियरिंग करूं, तो उससे मैं एनआईटी रायपुर पहुंच गया हूं। तो एनआईटी रायपुर अपने सोशल मीडिया जो पेज है उसमें मेरा नाम के साथ शेयर करता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जो मैंने सपना देखा था कि मेरा फोटो छपे या नाम हो, है ना, तो सपना पूरा हो गया। और साथ ही साथ एनआईटी रायपुर के द्वारा ही एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है पायोनियर करके जो रायपुर में छपता है ना, उसमें भी छपवाएगा। देखो एनआईटी स्कॉलर्स एक्सेल इन सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, तो ये मैं हूँ सेकंड रैंक, है ना, इसमें लिखा भी है सेकंड रैंक के साथ। यहाँ पे देखेंगे रुपेश कुमार देवांगन, है ना, बैक द ओवरऑल रैंक 2। तो जो मैंने सपना देखा था 10th में कि मेरा एक फोटो छपे पेपर में मेरा नाम के साथ, वो मेरा सपना पूरा हो जाता है। कब होता है, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में सेकंड रैंक लेके आता हूँ। तो मेहनत लगातार मैं कर रहा था, लगातार करते करते, है ना, धीरे धीरे करके मैंने यहाँ तक पहुंचा हूँ, और जो सपना था जो 10th में देखा था वो पूरा हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रखा है अपने पास, इसलिए मैंने इसको डाला है ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि अगर हम अभी मेहनत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। बस हमें क्या करना है, समय के साथ मेहनत करना है। जो जिस टाइम पे आपको जो काम दिया जा रहा है करना है, उसको अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूजन लेते हैं कि क्या क्या चीज मैं अपने इस जर्नी में मैंने सीखा है, जो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो जरूर आप लोग भी सक्सेस हो जाएंगे। और बहुत सारे अलग अलग तरीका है पढ़ने का, आप अपना ट्रिक भी पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने जो कुछ भी सीखा है उसको मैं समराइज करके लिखा है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि डिसिप्लिन ही, अनुशासन ही आपको जो आगे बढ़ाएगा कि कैसे आप यहाँ से लेकर के उस ऊंचाई को पाना चाहते हो, उस स्ट्रगल लाइफ से आपको सक्सेस पाना है, तो डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा। अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने टीचरों के प्रति डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और अपने काम के प्रति तो डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दूसरा, डू यूर टास्क विथ टाइम, आपको जो भी टास्क दिया जा रहा है, जो भी आपका टारगेट है, उसको टाइम पे कंप्लीट करें, है ना। जैसे सेमेस्टर एग्जाम आ गया तो 1 से 1.5 महीना पहले आप सेमेस्टर एग्जाम का पढ़ें, फिर उसके बाद जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें, क्योंकि ऐसा हो गया है कंपटीशन अभी बहुत हाई हो चुका है। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही बार एग्जाम देंगे निकल जाएगा, टाइम चाहिए इसके लिए, है ना। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो ग्रेजुएशन में ही उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के लिए, चाहे पीएससी लाइन में जाना है, चाहे सिविल सर्विस में जाना हो, या फिर हायर एजुकेशन में जाना हो, तो थोड़ा बहुत एग्जाम को देखें, प्रीवियस ईयर का पेपर देखें उसका कि कैसा होता है, क्या आता है, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं। तो टास्क विथ टाइम, आपको उस टास्क को कंप्लीट कर लेना है समय के साथ, आप उसमें डिले नहीं कर सकते, ठीक। अब देखो, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, मतलब आपको धीरे धीरे आपको बढ़ते रहना है, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो करना है। तो इसके लिए भी आप याद रखेंगे कि धीरे धीरे हमें पढ़ते, जैसे मैं 10th से पढ़ता था, है ना, 10th में मेरा टॉप 10 में नहीं आया, तो मुझे उसका बेनिफिट क्या मिला, उसका बेनिफिट मुझे स्कॉलरशिप मिला, 10th पे जो परसेंटेज था। अब उसका 10th स्कॉलरशिप मिला, तो मेरे पास अगर स्कॉलरशिप था कि मेरे पास अपने खर्चे के लिए पैसे थे, तो मैं एनआईटी राउरकेला में जाके पढ़ा, क्योंकि वहां तो फीस रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे करके अपना प्रोग्रेस को बढ़ाते हैं, तो एक दिन हमें जा करके वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक। अब देखो, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाई व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो, तो हम जो करते हैं आज, उसके बेस पे ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर आज हम अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, अगर लगन के साथ मेहनत पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर कल अच्छा ही होगा, क्योंकि उसी के बेस पे तो डिसाइड होगा। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो कल के डेट पे आप कहाँ से कुछ चीज को, किसी मुकाम को पा पाओगे, है ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आज के डेट पे हम मेहनत करें और सिस्टमेटिक होकर करें, डिसिप्लिन के साथ करें, तो जरूर हम अपना फ्यूचर को
अच्छा कर पाएंगे, ब्राइट कर पाएंगे। उसके देखो, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। हमें सोचना बस नहीं है, हमें सोचना नहीं, हमें करना भी है। जैसे सोचो कि मैं टॉप 10 में सोचा था, मैं टॉप 10 में मुझे आना है। अगर मैं सोचता बस टॉप 10 में मुझे आना है और मैं पढ़ता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, तो मेरा 92% भी नहीं आ पाता, है ना। मेरा ग्रेजुएशन में भी 88% है, बीएससी में मेरा 88% है, एमएससी में मेरा 86% है। तो ये सबका पीछे रीजन है कि सीजीपीएससी में मैं सेकंड रैंक लाया हूं। तो मैं सोचा था, मैं सोचा भी और उसको किया भी। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में अगर सेकंड रैंक लाया हूं तो मैं सोच के पढ़ा था कि मुझे टॉप 10 में आना है, कुछ भी करके टॉप 10 में आना है, क्योंकि पेपर में नाम तभी छपेगा। मैं सिंपल सी बता दूं, पेपर में नाम अगर आपको छपवाना है, न्यूज़पेपर में आपको लगता है कि मेरा नाम आए, तो आपको टॉप करना पड़ेगा। सिर्फ सिलेक्शन से कुछ नहीं होता है, सिलेक्शन से आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आपका नाम चाहिए, आपको फेम चाहिए, तो उसके लिए आपको टॉप करना पड़ेगा। तो सोचना बस नहीं है, उसको फॉलो भी करना है, करना भी है। और लास्ट में बोलूंगा, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने ऊपर प्राउड फील ना कर लेते हो। आपके घर वालों को आप पे प्राउड होना चाहिए, आपके दोस्त को आप पे प्राउड होना चाहिए, खुद को तो होना ही चाहिए। मतलब खुद पे तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि मैं, अब मेरा संतुष्टि लेवल होना चाहिए कि मैंने इतना मेहनत कर दिया, अब मुझे संतुष्ट है कि मैंने मेहनत किया है। ऐसा ना हो कि मैं अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया हूं, इससे और अच्छा कर सकता था, इससे और अच्छा कर सकती थी, ये अगर लग रहा है मतलब अभी और आपको मेहनत करना है, तो आप अपने तरफ से 100% दीजिए, रुकना नहीं है। और आपको, जिससे आपको अपने ऊपर भी प्राउड फील होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ सीखे। अब लास्ट में मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, टीम वर्क बहुत जरूरी है। टीम वर्क मतलब, टीम वर्क मैं इसलिए इसको बताने वाला हूँ, इसलिए अपने स्लाइड में रखा हूँ, क्योंकि मैं कभी कोचिंग नहीं किया हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं जो भी अभी तक जो भी बना हूं, है ना, गवर्नमेंट स्कूल से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की सफर में जो भी कुछ मैंने किया है, विदाउट कोचिंग किया है। कभी मैंने कोचिंग नहीं किया। सिर्फ इसका रीजन एक ही है कोचिंग नहीं करने का, हम लोग टीम वर्क में काम करते थे, दोस्तों के साथ ही हम पढ़ते थे, है ना। हॉस्टल में मैं रहता था, चाहे बीएससी हो चाहे एमएससी हो, मैं हॉस्टल में रहा हूँ। तो हॉस्टल में रहते थे, लाइन से दो तीन कमरे में लाइन से हम लोग रहते थे, तो हम साथ में मिलकर पढ़ते थे। तो हमें कभी किसी की गाइडेंस की या फिर कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। गाइडेंस तो खैर जरूरत पड़ता था, हमारे सीनियर हैं कि अपने घर वालों से, अपने भैया से, सबसे हम पूछते थे गाइडेंस के लिए। बट कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ने का रीजन एक ही चीज है, क्योंकि हम साथ में पढ़े हैं, 6-7 दोस्त लोग, और सबके सब अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई अच्छे अच्छे जगह पे सब अभी पोस्टिंग है ना। तो हम साथ में पढ़ने का हमें बेनिफिट यही था कि हमें कोचिंग करना नहीं पड़ा, और हम सही चीज को पढ़ पाते थे। क्योंकि होता यह है कि आप 4-5 ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो सामने वाला आपको समझा देगा। तो इससे क्या होता है, सबका नंबर इनहेंस होता है, सबका परफॉर्मेंस इनहेंस होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है टीम वर्क। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा दोस्त बनाइए जो आपके करियर में हेल्प करे आपका, बल्कि घूमने फिरने तो रहता है, सबका होता है ना, बट आपको करियर को ध्यान में रखते हुए, अपना जो टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको टीम वर्क करना है, आपको ग्रुप स्टडी करना है, दोस्त बनाना है, ठीक है। तो टीम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बोलूंगा, है ना, कंक्लूड करूंगा, डू यूर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी सबको मत सोचिए, क्योंकि बहुत लोग आपको कुछ बोलेंगे, ताना मारेंगे, वो तो चलता रहता है। आप अपना बेस्ट दीजिए बस, तो, और फॉरगेट द रेस्ट, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने बता दिया कि कैसे मैं 10th में कहाँ से लाया, मेरा सपना कैसे था न्यूज़पेपर में आने का, कहाँ पूरा होता है वो। तो ये पूरा जर्नी है एक, है ना, एक जर्नी होता है। इसलिए मैं, बहुत बच्चे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर बताइए, इसलिए मैंने इसको कंक्लूड कर दिया है। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर कुछ सीखने को मिला होगा मेरी इस जर्नी से। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने, ऐसा मत समझिए कि मैं हमेशा 8 से 10 घंटे पढ़ता था। 2 से 3 घंटा पढ़ो बहुत है, 2 से 3 घंटा पढ़ो। एग्जाम आ गया तो ज़्यादा घंटे पढ़ना है ना। उस टाइम अगर एग्जाम के 2 दिन पहले तो 7-8 घंटे पढ़ना है, बट नॉर्मल पढ़ना है आपको, उसमें ज्यादा हेक्टिक नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, जितना समझ में आ रहा है उतना करना है, धीरे धीरे करके तो आपको सीखना है, ये बहुत जरूरी चीज है। और एक चीज और बता दूं, हमेशा जिस भी एग्जाम में मैं टॉप किया हूं, ज्यादातर एग्जाम में जितने भी एग्जाम दिए हैं, मैं, अगर आप पहली क्लास लेकर के 12वीं क्लास तक की बात करेंगे तो मैं ही टॉपर था अपने स्कूल में। इसके पीछे रीजन एक ही चीज है, टॉप करने का, अगर आपको टॉपर बनना है ना, कोई भी एग्जाम का अगर आपको टॉपर बनना है, तो एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको जो भी सिलेबस है, जो भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, वो सिलेबस आपका एक हफ्ता, एटलीस्ट कम से कम एक हफ्ता पहले वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो बच्चा एक हफ्ता पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, वही उसमें टॉप करेगा। अगर आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ रहे हैं, मतलब आप टॉप करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को याद रखना, मैं हमेशा से अपना सिलेबस एक हफ्ता पहले कंप्लीट कर लेता था। साथ ही साथ मैं हमेशा हर एक एग्जाम में, ऐसा नहीं हुआ है कि मैं लिखने में संतुष्टि ना हो, मैं हमेशा पूरा अपने मन से लिखा हूं और कंप्लीट करके आता था पेपर, बल्कि 5 से 10 मिनट पहले मेरा टाइम बच जाता था। तो आप इतना स्पीड से लिखिए कि पेपर कंप्लीट हो,
कोशिश करिए सिलेबस एक हफ्ता पहले ही कंप्लीट कर लो एग्जाम से, ताकि एग्जाम के दिन आप आराम से पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका नंबर इनहेंस होगा और आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो बेसिक चीज़ है जो मैंने फॉलो किया था ये मैं बताना चाहूँगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे मेरा सिचुएशन कैसा था, आप 10th की बात करूँ, 12th की बात करूँ, 12th के बाद मुझे इंजीनियरिंग करना था, बट मैं नहीं हो पाया तो मैं क्या किया, बीएससी किया। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने डिसीजन लिया, ग्रेजुएशन किया मैं। उसके बाद सेम मुझे यूपीएससी सीजीपीएससी करना था, कलेक्टर बनना था, है ना, डिप्टी कलेक्टर बनना था। बट उस टाइम कंडीशन क्या था, सिचुएशन क्या था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब एक ले लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं ताकि एक फिक्स हो जाए अपना करियर को लेकर के। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उसमें घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत कुछ सोच लेते हैं कि हम ये बनना है, फिर थोड़ा बहुत साइड में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसको हम नहीं करते हैं। तो अपने सिचुएशन को देखिए, अपने फैमिली बैकग्राउंड को देख करके आप डिसीजन लेंगे, तब जा करके आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा लास्ट पॉइंट, एक बार फिर बोलूंगा, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।